ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिवाइन एम्परर ऑफ डेथ, अध्याय 141, कुचला गया। ब्राइट स्टार रॉयल पैलेस में डेविस के जाने के बाद शर्ली ने खुद को तब तक आनंदित किया जब तक कि कामोद्दीपक का असर खत्म नहीं हो गया। यह उसका इस तरह का काम करने का पहला मौका था, लेकिन उसे एक अविश्वसनीय आनंद महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अपनी कल्पना से बाहर आकर वह वापस बैठ गई, खड़ी हुई और नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। कुछ मिनटों के बाद वह अपने पिछले कपड़े पहनकर बाहर आई। अपने बिस्तर को देखते हुए उसने एक बार फिर पिछली घटना के बारे में सोचा, जिससे वह शर्मिंदगी में बहुत लाल हो गई। उसकी नज़र थोड़ी सी हिली, अपराध बोध से घुटने टेकते हुए आकृति को देखते हुए। फेलिसिया बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठी थी, उसका सिर नीचे था। उसके पास शर्ली की नज़र से मिलने की हिम्मत नहीं थी, नहीं उसके पास खुद को खत्म करने का दृढ़ संकल्प था। उसने अपने दयनीय जीवन को एक बार और हमेशा के लिए खत्म करने के बारे में सोचा, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। शर्ली ने फेलिसिया को एक जटिल नज़र से देखा। चंचल है ना? उसने खुद से पूछा, जैसा कि उसे याद आया। एक तरफ वह अपने दिल में फेलिसिया को आसानी से माफ़ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। दूसरी तरफ उसे लगा कि अपने लापरवाह रवैये के कारण इस झमेले को बुलाना उसकी अपनी गलती थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी चंचलता ने उसे एक अच्छा दोस्त और भावी पति खो दिया। अब उसे न केवल पछतावा हो रहा था, बल्कि उसके दिल में उदासी भी छा रही थी। फेलिशिया की दयनीय आकृति को देखते हुए उसे लगा कि उसका दिल अपराधबोध से कांप रहा है। उसने अपने हाथ भींच लिए और दांत पीस लिए। कहानी का उसका हिस्सा सुनने का फैसला करते हुए वह फेलिशिया के पास चली गई। जब फेलिशिया ने कदमों की आवाज़ सुनी तो वह और भी कांप उठी और नीचे देखने लगी। शर्ली की नज़र से मिलने से डरने लगी। अपराधबोध की मात्रा से अभिभूत होकर वह चिल्लाई, मुझे माफ़ कर दो शर्ली। मुझे बेवकूफ़ बनाया गया। मैं मूर्ख हूँ। तुम पर शक करना भी। मैं मूर्ख हूँ। मैं मरने लायक हूँ। अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए उसने अपना सिर घुमाया, क्योंकि उसे आखिरकार शर्ली के चेहरे को देखने का साहस मिला। शर्ली के चेहरे पर एक उदासीन भाव था, लेकिन अंदर वह अपने दिल में उतनी ही दुखी महसूस कर रही थी। वह थोड़ी शांत हुई और फिर बोली, मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हारी कहानी सुनना चाहती हूँ। जब फेलिशिया ने यह सुना तो वह दुखी या नाराज़ होने के बजाय संतुष्ट थी। वह शर्ली को खुद को समझाना चाहती थी ताकि वह उसकी माफ़ी पा सके। उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे मार दिया गया, क्योंकि उसे लगा कि वह इस तरह के अंत की हकदार थी। फेलिशिया शांत हुई और बिना किसी मनगढ़ंत कहानी को जोड़े अपने अतीत के बारे में बात की। ऐसा लग रहा था कि यह ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट की घटनाओं के ठीक बाद हुआ था। शर्ली के लिए आयोजित भोज में जिसने दूसरा स्थान प्राप्त किया, उसे किसी ने नशीला पदार्थ दिया था। उस समय उसे नहीं पता था कि गार्ड ने उसे नशीला पदार्थ दिया था। वह कई बाधाओं को पार करने के बाद खुद को खुश करने के लिए एक खाली कमरे में छिप गई। अचानक दरवाज़ा खुला और दुर्भाग्य से यह उसका 27वां भाई था जिसने अपनी आंखों में जलती हुई रोशनी के साथ दरवाज़ा खोला, लेकिन वह ये नहीं जानती थी क्योंकि उसकी आंखें और दिमाग वासना से धुंधले थे। ये देखे बिना कि वह कौन है, वह तुरंत एक जानवर की तरह उस पर झपटा और उसका यौन शोषण करना शुरू कर दिया। फेलिसिया, जो उसके जैसी ही उत्तेजित और कामुक थी, उसने भी एक गर्म महिला की तरह प्रतिक्रिया दी। वे लंबे समय तक चलते रहे, इससे पहले कि यह काम खत्म हो जाए। उसका 27वां भाई बेहोश हो गया, जबकि वह अभी भी नीचे महसूस हो रहे दर्द से जागी हुई थी। ये देखकर कि वह कौन था, वह चौंक गई, इससे पहले कि उसका चेहरा एक उलझन में बदल गया। अपनी भड़कती भावनाओं को शांत करते हुए उसने अपनी पोशाक बदली और खुद को एक गोली खिलाई, जल्दी से उस जगह से भाग गई। जब वह किसी तरह अपने घर में दाखिल हुई तो उसका चचेरा भाई गार्ड उससे संपर्क करता है, जिसने झूठे सबूतों के साथ घटनाओं को गढ़ा था। गार्ड ने उसे बताया कि वह भी उस भोज में मौजूद था और उसने शर्ली की चंचलता को इमेजरी क्रिस्टल में कैद कर लिया था। सबूत मौजूद होने के कारण उसे शर्ली के प्रति दुख, घृणा और निराशा महसूस हुई। उसके उकसावे में आकर उसे लगा कि अब जब उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है तो शर्ली की ज़िंदगी बर्बाद करना उसका अधिकार है। उसके साथ सहयोग करते हुए उसने शर्ली को भी उसी त्रासदी का अनुभव कराने का अवसर तलाशा। यही हुआ था। अगर मैंने तुमसे सलाह ली होती या अप्रत्यक्ष रूप से पूछा होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक वह अपने अतीत को समझा पाती, वह एक बार फिर रो पड़ी और शर्ली से माफ़ी मांगने लगी। अपने अतीत को सुनकर शर्ली को दिल खोलकर रोने का मन हुआ। जब वह भोज का आनंद ले रही थी तो उसकी बहन के खिलाफ साजिश रची गई और उसका शोषण किया गया, सिर्फ इसलिए कि किसी को उसे अपने वश में करना था। उसका सिर धीरे धीरे इस शातिर साजिश के अपराधी गार्ड की ओर मुड़ा। उसने महसूस किया कि उसकी सारी नफरत उस पीटे हुए व्यक्ति पर इकट्ठा हो गई है। गार्ड को बांध दिया गया था, जबकि उसका मुंह बंद था।
उसकी गर्दन टूटी हुई थी, इसलिए वह बिस्तर के दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था। वह उसके पास गई और उसके मुंह पर से कपड़ा हटाया। मुझे जाने दो, वरना अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे माथत बता देंगे कि तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ था। गार्ड ने अपने दांत पीसते हुए क्रूरता से कहा। मुझे परवाह नहीं है, उसे मार डालो, फेलिसिया ने कहा और उसे जानलेवा नज़रों से देखा। उसने अपने चचेरे भाई पर जो भरोसा किया था वह सब बेकार हो गया। शर्ली ने अपनी तलवार निकाली और उस पर तान दी। तुम्हारी हिम्मत, क्या तुम्हें परवाह नहीं है कि तुम्हारी प्यारी बहन के साथ क्या होता है? गार्ड को अपनी रीढ़ पर ठंडक महसूस हुई। उसे लगा कि आज उसकी जिंदगी वाकई खत्म हो जाएगी। शर्ली के हाथ कांपने लगे और उसने उसकी तरफ देखा। उसके लिए उसकी नफरत चरम पर पहुंच गई और उसने अपनी तलवार उस पर गिरा दी। नहीं, तलवार को अपने ऊपर आते देख उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और चिल्लाया। आह! अचानक उसे बहुत दर्द महसूस हुआ और वह सुअर की तरह चिल्लाया। अपनी आंखें चौड़ी करके उसने देखा कि उसका जननांग हवा में उड़ रहा था और किसी कोने में गिर गया था। अपनी आंखें अभी भी ठंडी रखते हुए शर्ली ने अपना पैर उठाया और उसके अंकोशों को कुचल दिया, जिससे कुचलने की ऐसी आवाज़ निकली कि कोई भी पुरुष घृणा से अपने पैर बंद कर लेगा। जबकि उसे इस तथ्य का एहसास हो रहा था कि उसने अपनी मर्दांगी खो दी है, एक ज़बरदस्त दर्द ने उसे बेहोश कर दिया और उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं। उसे मार डालो, फेलिशिया ने उसे क्रूरता से देखते हुए चिल्लाया। जिसने उसके साथ बेरहमी से खेला था उसके लिए उसे कोई दया नहीं, केवल अंतहीन घृणा महसूस हुई। अध्याय 142 लालसा। शर्ली ने अपनी तलवार अंतरिक्ष की अंगूठी के अंदर रखी और फेलिशिया की ओर देखा। हमें उसे जीवित चाहिए। उसका उपयोग करके हम उसके अधीनस्थों को एक साथ मार सकते हैं। फेलिशिया अचंभित रह गई, उसकी मंशा को समझ नहीं पाए। मैं चाहती हूं कि तुम जीवित रहो, शर्ली ने जिद करते हुए उत्तर दिया। उसकी आवाज़ उदासी से भरी हुई थी। चलो आगे बढ़ते हैं, उसने अपने चेहरे पर लालसा भरे भाव के साथ कहा। फेलिशिया स्तब्ध रह गई, उसकी आंखों से एक आंसू गिर गया। मैं कैसे कर सकती हूँ? मैंने तुम्हें धोखा दिया। शर्ली ने एक गहरी सांस ली और उत्तर दिया, आगे बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि आप चीज़ों को भूल जाएं। इसका मतलब बस इतना है कि आपको जो हुआ उसे स्वीकार करना होगा और आगे बढ़ना जारी रखना होगा। लेकिन, फेलिशिया ने कहा, उसकी आवाज़ अपराधबोध के प्रवाह से कांप रही थी जो उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी। शर्ली ने उसके कंधों को कसकर पकड़ लिया और दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे मामले के बारे में हमारे 27वें भाई से बात करूंगी। अगर वह स्वीकार नहीं करता और जिम्मेदारी नहीं लेता तो मैं उसे खुद मार डालूंगी। फेलिशिया ने अपना सिर हिलाया और वापस रेंगने लगी। शर्ली ने जल्दी से उसे कसकर गले लगा लिया जैसे कि वह उसे जाने नहीं देगी। कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ये सच है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, लेकिन हमारा करीबी रिश्ता अभी भी बचाया जा सकता है। मैं एक और गलती नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहती। फेलिशिया टूट गई, शर्ली को गले लगाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। मैं चंचल होना बंद कर दूंगी। मैं खुद को भी बदलूंगी, शर्ली ने धीरे से फुसफुसाया। फेलिशिया ने अपना सिर हिलाया और शर्ली को कसकर गले लगा लिया। कुछ समय बाद जब वे अलग हुए तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और पिछली घटनाओं के बारे में सोचा। चलिए कल भोज में हमें बचाने के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। अपने सिर हिलाते हुए वे अपने दिल में अविश्वसनीय रूप से आभारी महसूस करते थे। उनके मेल मिलाप के बाद रात शांति से गुजरी, जबकि उन्होंने दुखी गार्ड को एक ऊर्जा मुहर से बांध दिया और उसे कुछ समय के लिए गुप्त मार्ग में छिपा दिया। अगले दिन एक शाही महल में भोज योजना के अनुसार आगे बढ़ा। कई मेहमान और युवा घटनास्थल पर मौजूद थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे और हंस रहे थे, जबकि कुछ अन्य लोग शांत होकर विवेकपूर्ण आंखों से भोज को देख रहे थे। शर्ली और फेलिशिया ने भोज में सामान्य रूप से भाग लिया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मेहमानों ने उनका स्वागत किया और उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। स्वाभाविक रूप से कई युवाओं ने उनके सामने अपनी वीरता और वीर स्वभाव का प्रदर्शन किया, लेकिन वह उनके आगे बढ़ने से अप्रभावित थी, जो कल की घटना का अनुभव करने के बाद हास्यास्पद लग रहा था। उसने विनम्रतापूर्वक और सीधे तौर पर एक दयनीय चेहरे के साथ उनके सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, जिससे सम्राट एस्टन की अभिव्यक्ति गड़बड़ा गई, लेकिन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वह जानता था कि उसकी बेटी के स्वभाव के कारण वह उनके साथ काफ़ी समय तक खेलेगी और उनके साथ धोखा करेगी, फिर उनके प्रस्ताव ठुकरा देगी। उसे नहीं पता था कि वह उन्हें तुरंत क्यों ठुकरा देगी। उसे एक अस्पष्ट संदेह था, लेकिन वह निश्चित नहीं था। बाहर शर्ली का चेहरा चमक रहा था, लेकिन पूरे समय वह मानसिक रूप से विचलित थी, भीड़ में एक छाया की तलाश कर रही थी जो अभी तक नहीं आई थी। जाहिर है, वह जिस व्यक्ति को अभी सबसे ज़्यादा देखना चाहती थी वह डेविस था। वह कल उन दोनों को बचाने के लिए उसे धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन उसके दिल में जटिल भावनाएं थीं जिन्हें वह समझ नहीं पा रही थी। क्या ये लालसा है? शर्ली ने कप को हिलाते हुए एक घूंट लिया। फिर उसने ये सोचकर आह भरी कि उसने कल उस अजीब घटना का अनुभव करने के बाद भाग नहीं लेने का फैसला किया।
क्राउन प्रिंस डेविस नहीं आए। उसके बगल में फेलिसिया ने भी उसे खोजा लेकिन नहीं पाया। वह नहीं आया। शर्ली ने खड़े होते हुए जवाब दिया। वह अपने पिता के पास गई जो कुछ बुजुर्गों से बात कर रहे थे। राजा पिता, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ, हम माफ़ करें, सम्राट एश्टन ने बुजुर्गों को जवाब दिया और अपना सिर घुमाया। ठीक है, मुझे भी आपसे कुछ पूछना है। शर्ली को उलझन महसूस हुई लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया। वे एक खाली जगह की ओर बढ़ गए। इससे पहले कि शर्ली ने अपना मुंह खोला, सीधे मुद्दे पर आते हुए, क्या राजकुमार डेविस भोज में शामिल नहीं हो रहे हैं? वह चले गए। एक त्वरित उत्तर आया जिसने शर्ली को अंदर तक हिला दिया। वह चला गया। उसने अचंभित चेहरे से पूछा, हाँ, अपना चेहरा देखो, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। सम्राट एश्टन हंसे। जब उनकी आंखें उसकी प्रतिक्रिया को भांप रही थीं, तभी अचानक उनके चेहरे का भाव बदल गया। क्या तुम्हें नहीं पता? शर्ली ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। पूरी राजधानी कल रात की घटना से गुलजार है और तुम कहती हो कि तुम्हें नहीं पता। अरे, तुम कल रात क्या कर रही थीं? गुस्से से भरे भाव के साथ उन्होंने डांटा। तुम इतनी चंचल होना कब बंद करोगी? चल रही घटनाओं पर ध्यान दो। हाँ, शर्ली ने अपना सिर नीचे किया और उसके शब्दों को स्वीकार किया। सम्राट एश्टन अपनी बेटी के पश्चाताप भरे चेहरे को देखकर अचंभित रह गए। उनकी बेटी ने कब उनकी शिक्षाओं को स्वीकार किया था? कल रात जो कुछ हुआ था उसे समझाने से पहले उन्हें अजीब लगा। शर्ली के चेहरे का भाव सदमे से अपराधबोध में बदल गया। क्या एवलिन ठीक है? उसने बेहद चिंतित भाव से पूछा। सम्राट एश्टन ने उत्तर दिया, वह है। लोरेट साम्राज्य निश्चित रूप से साधन संपन्न है। उन्होंने अपने बेटे को एक गोली का खजाना भी दिया जो चौथे चरण के विशेषज्ञों को बचाने में सक्षम है। खैर, मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास एक शक्तिशाली विशेषज्ञ भी है जो उनका समर्थन कर रहा है। उसकी चिंतित अभिव्यक्ति को देखते हुए उसने उसे चेतावनी दी, इस समय उससे या एवलिन से मिलने की हिम्मत मत करना। ऐसा लगता है कि वह थोड़ी सी भी नाराजगी पर किसी को भी मार देगा। शर्ली ने बिना सोचे समझे अपना सिर हिलाया। ये पता नहीं था कि वह किस बारे में सोच रही थी। वैसे अपने चेहरे पर जिज्ञासु भाव के साथ उसने पूछा, क्या प्रिंस डेविस कल रात आपसे मिलने आए थे? शर्ली स्तब्ध रह गई। वह जानती थी कि हाना के कथन से उन्होंने डेविस को एवलिन से दूर करने के लिए उसे एक चारा के रूप में इस्तेमाल किया। जैसे कि कुछ एहसास हुआ, उसने उत्तर दिया, वह आया था लेकिन वह जल्दी से चला गया जैसे कि उसे कहीं खतरा महसूस हुआ हो। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो उसने महसूस किया होगा कि जब मैंने कहा कि मैंने उसे आमंत्रित नहीं किया तो कुछ गड़बड़ थी। ओह, मैं समझ गया। सम्राट एश्टन ने धीरे से अपना सिर हिलाया जबकि वह उसकी प्रतिक्रियाओं को देखता रहा। बस, मैं मेहमानों का अभिवादन करने जा रहा हूँ, शर्ली ने जाते समय मुस्कुराकर कहा। विडंबना यह है कि उसके तेज तर्रार चंचल दिमाग ने उसे उसके सवालों से बचने में मदद की। सम्राट एश्टन ने उसकी पीठ को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके महल के पहरेदारों ने कहा कि कल रात केवल मेरी बेटी फेलिशिया ही वहां पहुंची थी। क्या ऐसा हो सकता है कि राजकुमार डेविस ने संरचनाओं को दरकिनार कर दिया और उससे गुप्त रूप से मिले? नहीं, निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। अध्याय 143, बिन बुलाया मेहमान। डेविस और एवलिन एक हफ्ते तक उस अनाम शाही महल में रहे और स्वास्थ्य लाभ लिया। उसके शरीर पर मौजूद निशान गायब हो गए जबकि उसका बायां हाथ बंद हो गया और दायां हाथ अभी भी ठीक हो रहा था। डेविस लगभग पागल हो गया था जब उसने सुना कि इस दौरान राजधानी में कोई भी औषधालय मौजूद नहीं था। जाहिर है, दूसरे शहर में औषधालय की दुनिया के वरिष्ठों और कनिष्ठों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। उसके पास इंतजार करने और विशेषज्ञ औषधालय के आने तक उसकी देखभाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरी दिन एक महिला औषधालय आए। उसने एवलिन के शरीर की जांच की और डेविस को बताया कि उसके शरीर पर कोई आंतरिक या घातक चोट नहीं थी। इससे डेविस को राहत मिली। भले ही उसने पहले ही उसकी स्थिति का पता लगा लिया था, लेकिन वह पहले से ही एक प्रामाणिक औषधालय नहीं था। उसकी दृष्टि और इंद्रियां कभी कभी खराब हो सकती थीं और वह नहीं चाहता था कि उसे कुछ हो। उसे अपनी नसों को शांत करने से पहले एक प्रामाणिक औषधि विक्रेता की राय की आवश्यकता थी। डेविस द्वारा उसे अच्छी रकम देने के बाद महिला औषधि विक्रेता चली गई। एवलिन ने डेविस के शांत शरीर को देखते हुए मुस्कुराए। इस पूरे सप्ताह के दौरान उसके लिए उसका प्यार और भी गहरा हो गया, उसे ये देखकर कि वह हर समय उसकी देखभाल करता रहता है। उसे इस हद तक प्यार महसूस हुआ कि अगर वह अभी मर भी जाती तो भी उसे इस जीवन में संतुष्टि महसूस होती। उसकी मुस्कान को देखते हुए डेविस ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। अब जब वह शांत हो गया था तो उसे अचानक कुछ याद आया। मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? उसने असमंजस में पूछा। यदि संभव हो तो वह उसे कुछ और समय के लिए यहाँ रखना चाहेगी। यहाँ रुको, मैं उस महिला को लाता हूँ जिसने तुम्हें नुकसान पहुँचाया है, डेविस ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। एश्टन परिवार ने हाना रॉस को एक राजकुमार की पत्नी को मारने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया।
उन्होंने उसे एक जेल में रखा जहां क्रूर अपराधियों को कैद किया जाता था। रॉस परिवार ने अनभिज्ञता का दिखावा किया और इस मामले पर बात करने की हिम्मत नहीं की, जबकि क्लेमोर परिवार ने चतुराई से उन 2 बेटियों को अस्वीकार कर दिया जो मर चुकी थीं। लोगों ने सोचा कि वे 2 लाशों पर झगड़ा नहीं करना चाहते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि अगर वे लड़ते भी तो वे एक तरफा रूप से नष्ट हो जाते। दोनों पक्ष ये जानते थे, इसलिए सम्राट एश्टन ने स्थिति को शांत करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करके मामला समाप्त कर दिया। भले ही मामला समाप्त हो गया था, डेविस ने सावधान रहना सुनिश्चित किया और रॉस परिवार और क्लेमोर परिवार के हर महत्वपूर्ण नाम को जान लिया। अगर उसे कुछ भी गलत लगा तो उसने कसम खाई कि वह एक पल में उनके ऊपरी सोपान को खत्म कर देगा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, एवलिन ने जल्दी से शांत स्वर में उत्तर दिया। डेविस ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्यों? क्या तुम उसे जाने दोगे? उसने उसके चेहरे पर उलझन भरे भाव के साथ उससे पूछा। एवलिन ने अपना सिर हिलाया। वह मुझे मारने की कोशिश करने के लिए उनके साथ शामिल नहीं हुई। अब उसे दंडित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वास्तव में उसकी अप्रत्यक्ष मदद के बिना मैं पहले ही मर चुका होता। तुम्हारा क्या मतलब है? अपनी आंखें चौड़ी करते हुए उसे लगा कि वह एक पल के लिए झूठ बोल रही थी, बस हाना को बचाने के लिए। एवलिन शांत हो गई। इससे पहले कि उसने एक बड़ी सांस ली, सबसे पहले उसने अपने साथियों को रुकने के लिए चिल्लाया, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। दूसरी बात, जब वेनिस नाम की उस महिला ने मुझे चुपके से मारने की कोशिश की तो उसने चिल्लाकर मुझे अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी दी। अंत में वह मुझे मारने के लिए उनके साथ शामिल नहीं हुई। अगर वह होती तो आपको केवल मेरा कटा हुआ सिर मिलता, जबकि मेरा शरीर कहीं फर्श पर पड़ा होता। रुको, मैं समझ गया, इतनी दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस उनसे कहूँगा कि उसे छोड़ दें। ठीक है, उसने अतिशयोक्ति से अपने हाथ हिलाए और हास्यपूर्ण तरीके से चिल्लाया। ये किस तरह की बकवास थी? वह किसी ऐसे व्यक्ति का बचाव करने के लिए इतनी दूर चली गई जिसने उसे मारने में भाग नहीं लिया था। डेविस ने अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि वह बहुत दयालु थी। एवलिन ने थोड़ा हंसते हुए अपने प्यारे चेहरे से सिर हिलाया। उसके प्यारे चेहरे को देखते हुए वह मदद नहीं कर सका और आहें भरता रहा। ये सोचकर कि वह उस हाना को एक पल में मार सकता है, उसने इस मामले को अपने दिमाग में रख लिया। जबकि कुछ लोग प्रतिशोध के बारे में चिंता कर सकते हैं, ये निश्चित रूप से उस पर लागू नहीं होता। लगभग हर उच्च स्तरीय सदस्य जानता था कि उसके पास 5 और ताबीज हैं जो उन्हें एक पल में मार सकते हैं। इसके अलावा वे जानते थे कि वह एक विशेषज्ञ द्वारा संरक्षित था, जिसे व्यापक रूप से वरिष्ठ कहा जाता था। केवल एक मूर्ख ही इस दुनिया में उसके साथ लड़ाई करने की कोशिश करेगा, जब तक कि निश्चित रूप से अगर उसने पहले किसी को बेरहमी से उकसाया न हो। धीरे से आह भरते हुए उसने कहा, हम कल सुबह निकलेंगे। उसने फिर से अपना सिर हिलाया और अपनी उंगली से उसे करीब आने का इशारा किया। डेविस मुस्कुराया और उसके करीब चला गया, उसके गालों को पकड़ते हुए उसके होठों पर एक चुंबन दिया। अच्छी तरह से आराम करो। धीरे से मुस्कुराते हुए वह अलग हो गया। जब उसने अब खेती करने के बारे में सोचा, क्योंकि उसका दिमाग चिंता से मुक्त हो गया था, तो उसने महल के बाहर एक उपस्थिति को महसूस किया। उसे किसी भी दुर्भावनापूर्ण आत्मा के हमले से बचाने के लिए उसने अपनी आत्मा की भावना को लगातार 7 दिनों तक 200 मीटर तक फैलाए रखा। अब भी वह थका हुआ था, लेकिन उसने इसे प्रशिक्षण के रूप में लिया। एवलिन ने अपना सिर हिलाया और जब वह लेटने वाली थी तो उसने डेविस को ये कहते हुए सुना, लगता है कि हमारे पास कोई मेहमान है। डेविस ने अपना हाथ हिलाया और दरवाजे अपने आप खुल गए। वह और एवलिन कुछ देर तक इंतजार करते रहे, इससे पहले कि लाल वस्त्र पहने एक व्यक्ति उनके सामने प्रकट होता। डेविस ने शर्ली को ठंडेपन से देखा। अगर वह उसके जहर को ठीक करने के लिए रुकने का मूर्खतापूर्ण निर्णय नहीं लेता तो उसे लगता था कि वह एवलिन को बचा सकता था। भले ही यह उसकी ओर से अनजाने में की गई देरी थी, लेकिन वह उस थोड़े समय के लिए उसे दोषी ठहराने से खुद को नहीं रोक सका जो उसने खो दिया। एवलिन वास्तव में आश्चर्यचकित थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका नया दोस्त इस समय मिलने आएगा। यहाँ चल रही घटनाओं पर नज़र रखना, मुझे लगता है कि यह अच्छा नहीं है, डेविस ने शर्ली से ठंडे स्वर में कहा और अपनी नज़रें हटा लीं। शर्ली जम गई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे पिता ने कहा था कि इस दौरान तुम दोनों से न मिलूं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम ऐसे दिख रहे हो जैसे तुम किसी को मार डालोगे। दवाई देने वाले के जाने के बाद ही मुझे पता चला कि तुम शांत हो गए हो। अध्याय 144, क्षमा न करना। डेविस का चेहरा अभी भी ठंडा था, उसके जवाब से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके बर्फीले चेहरे को देखकर शर्ली की आंखों में उदासी की झलक दिखाई दी, फिर उसने जल्दी से उसे छिपा लिया। उसने गहरी सांस ली और गहराई से झुककर कहा, मैं उस समय मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। तुम्हारे पास फेलिशिया और मेरी कृतज्ञता है। एवलिन, मुझे माफ़ कर दो, कृपया मुझे माफ़ कर दो। अचानक वह घुटनों के बल बैठ गई और उसके जवाब का इंतजार किए बिना ही अपराधबोध से चिल्लाने लगी।
क्या प्रिंस? शर्ली, उठो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यह उचित नहीं है। एवलिन हैरान दिखी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह घुटनों के बल बैठकर माफ़ी क्यों मांग रही है। शर्ली ने दृढ़ता से उसकी ओर देखा और उसने कबूल किया, अगर प्रिंस डेविस ने मुझे पागल आदमी के चंगुल से नहीं बचाया होता तो मेरा शरीर गंदा हो जाता। अगर वह नहीं होता जिसने मुझ पर अपना समय बर्बाद किया तो तुम्हें कुछ नहीं होता। तुम्हारा क्या मतलब है? एवलिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसने डेविस को देखा और देखा कि वह चुप है। फिर शर्ली ने बताया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था, साथ ही डेविस ने उसे कैसे बचाया था। उसने एवलिन को इमेजरी क्रिस्टल की सामग्री भी दिखाई जिससे उसके स्पष्टीकरण से बनी किसी भी गलतफहमी को दूर किया जा सके। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर मैं नहीं होती तो तुम इस स्थिति में नहीं होती। इस समय शर्ली ने एवलिन की बाहों को देखा और अपराधबोध से जवाब दिया। उसकी आंखें पश्चाताप से भरी थीं। तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं है कि उसे पता था कि मैं खतरे में हूं। अगर तुमने उसे नहीं बताया होता कि तुम ही नहीं हो जिसने उसे बुलाया था तो शायद यह मेरे लिए वाकई अंत होता। एवलिन ने दिल की गहराइयों से उसे दिलासा दिया। एक पल बाद उसने अपना सिर हिलाया, इसके अलावा मुझे भी खुशी है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। शर्ली उसकी उदारता से हैरान रह गई। लेकिन तुमको देखो, उसे देरी करने के लिए ये सब मेरी गलती है। मुझे दिलासा देने के लिए तुम्हें सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें सज़ा दूँ? उसने धीरे से आह भरते हुए अपना कटा हुआ हाथ उठाते हुए पूछा। हाँ, मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ, वरना मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी, शर्ली ने दृढ़ता से चिल्लाया। एवलिन चुप हो गई। वह आत्मसंतुष्टि चाहती है और खुद को माफ़ करना चाहती है, उसकी इच्छा पूरी करो एवलिन। उसे तुम्हारी दुर्दशा की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। डेविस ने ठंडे स्वर में कहा, उसे लगा कि इस शर्ली के साथ कुछ गड़बड़ है। शर्ली कांप उठी, उसने जल्दी से कहा, नहीं, क्या मैं गलत हूँ? एक ठंडी आवाज़ और दबाव ने जल्दी से उसकी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। शर्ली चुप रही और नीचे देखती रही। डेविस ने एवलिन की ओर अपना चेहरा घुमाते हुए कहा, तुम्हारी चोटें उसे सज़ा मांगने के लिए आने का हक नहीं देती, चाहे मैं इसे कैसे भी देखूं। वैसे भी तुम दोनों इतने करीब नहीं हो, नहीं तुम दोनों किसी पदानुक्रमिक रिश्ते से बंधे हो। क्या ये सच है? डेविस के इतने सीधे साधे होने पर एवलिन ने सवाल करते हुए आह भरी। एवलिन मूर्ख नहीं थी, उसे पहले से ही पता था कि दूसरा पक्ष क्या चाहता है, लेकिन उसे एक हल्की सी उम्मीद थी कि वह अपने नए दोस्त के साथ रिश्ते को समृद्ध कर पाएगी। यह उसका चरित्र था जिसे वह आसानी से नहीं बदल सकती थी। शर्ली ने फर्श पर नीचे देखा। वह असहमत होना चाहती थी, लेकिन उसके विचार कुछ और कह रहे थे। उसके लिए एवलिन कौन थी? एक परिचित के स्तर का दोस्त। उसने पीछे देखा और एवलिन को स्पष्ट आंखों से देखा। ईमानदारी से, ये सच हो सकता है कि मुझे तुम्हारी इतनी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह मेरी गलती थी कि तुम्हारे साथ यह सब हुआ। मैंने एक नया पृष्ठ खोलने का फैसला किया है और इसीलिए मैंने आपसे माफ़ी मांगी है। एवलिन उसकी नज़र और उसमें दृढ़ संकल्प को महसूस कर सकती थी। शर्ली ने अपनी स्कर्ट पकड़ी और आगे कहा, यह पहली बार है। ये पहली बार है जब मैंने अपने हाथों से किसी व्यक्ति को मारा है। मेरी स्थिति के अनुसार मुझे अपने हाथों को गंदा करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इस मामले में मैंने पीछे नहीं हटी। मैंने उस पागल आदमी को मार डाला जिसने मेरा उल्लंघन करने की कोशिश की, साथ ही इस सप्ताह के दौरान उसके अधीनस्थों को भी बेरहमी से मार डाला। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, मुझे अपने व्यक्तित्व को नए सिरे से बदलने की ज़रूरत है। मैं वही पुरानी शर्ली नहीं रह सकती, नहीं मैं अब वही पुरानी शर्ली हूँ। मैं समझती हूँ, एवलिन ने गंभीरता से उत्तर दिया, तुम जा सकते हो। ओह, शर्ली अवाक रह गई। डेविस की आंखें चौड़ी हो गईं और वह थोड़ा मुस्कुराया, निर्दयी। उसने सबसे बुरी सज़ा दी जो शर्ली बर्दाश्त कर सकती थी, अगर वह वास्तव में एवलिन की माफ़ी चाहती थी। लेकिन मुझे अभी तक सज़ा नहीं मिली है, शर्ली ने धीमी आवाज़ में उलझन में चिल्लाया। तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही सज़ा दे दी है, एवलिन ने गंभीर भाव से जवाब दिया। शर्ली ने सोचा और उसे पता नहीं चला कि उसे कब सज़ा दी गई। नहीं, क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी सज़ा क्या है? डेविस ने ठंडे लहजे में पूछा। शर्ली ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें जटिल भावनाओं से भरी थीं। क्या? उसका ठंडा चेहरा हल्की मुस्कान में बदल गया। तुम्हारी सज़ा यह है कि तुम उससे वह माफ़ी कभी नहीं पा सकोगे जो तुम उससे चाहते थे। शर्ली की आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ सेकंड बीतने से पहले वह खड़ी हुई और महल से बेसुध होकर चली गई। उन्हें पता नहीं था कि वह क्या सोच रही थी। कुछ मिनट बीतने से पहले एवलिन ने अपना मुंह खोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसे माफ़ करती हूँ या नहीं, उसे अपने दिल में खुद को माफ़ करने का साहस ढूंढना होगा। जब डेविस ने उसकी बात सुनी तो उसका विचार बदल गया और उसने अपना सिर हिलाया। आह, वह निर्दयी नहीं थी, वह सिर्फ दयालु थी। आह।
अल्पविराम। अगले दिन, जैसा कि बताया गया योजना के अनुसार, डेविस और एवलिन एस्टन साम्राज्य की शाही राजधानी से निकलकर गोल्डन हॉर्न वाइवन पर सवार हो गए। जब गोल्डन हॉर्न वाइवन ने एवलिन को देखा तो वह गुस्से से दहाड़ने लगा और अपने आसपास की दीवारों को नष्ट कर दिया। बाद में उसने कुछ नहीं किया, लेकिन आज्ञाकारी रूप से उन दोनों को अपने ऊपर चढ़ने दिया। चूंकि अगर वह बिना कुछ कहे चला जाता तो उसे असभ्य माना जाता, इसलिए उसने उन्हें दीवारों की मरम्मत के लिए ज़रूरी धन दिया और एस्टन साम्राज्य के बुजुर्गों द्वारा विदा किए जाने के तुरंत बाद वहां से चला गया। कुछ दूरी पर लाल वस्त्र पहने एक सुंदर आकृति गोल्डन हॉर्न वाइवन को देखती रही। उस आकृति की आंखों से एक आंसू टपकता हुआ देखा जा सकता था। उस आकृति का मुंह थोड़ा सा हिला, क्योंकि शांत वातावरण में एक पीड़ा भरी बुदबुदाहट सुनाई दे रही थी। मुझे तुम्हारी माफ़ी चाहिए थी, उसकी नहीं। अध्याय 145 चिंताएं। एस्टन साम्राज्य की सीमाओं के पास एक काले पहाड़ के ऊपर आसमान में। हम जल्द ही सीमा पार कर लेंगे, डेविस ने दूर से चौकियों को देखते हुए कहा। फिर उसने बगल में देखा तो एक सुंदर आकृति दिखाई दी जो नाचती हवा में शांत दिख रही थी, सिवाय इसके कि वह आकृति अभी भी अपने शाही काले वस्त्र पहने हुए थी, जिसकी आधी बाईं आस्तीन हवा में लहरा रही थी। उसने पूछा, क्या तुम चिंतित हो? उसकी आंखों में अभी भी अपराधबोध दिखाई दे रहा था। उसने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। कुछ हद तक मुझे आश्चर्य है कि मेरी स्थिति को देखने के बाद हमारे लोग कैसी प्रतिक्रिया देंगे। डेविस ने अपनी आंखें घुमाई। तुम इसके बारे में क्यों चिंता कर रहे हो? मुझे ही चिंतित होना चाहिए। एवलिन ने उसकी बात सुनकर ठहाका लगाया। उसने आह भरते हुए समझाया, क्या मैं तुम्हें बिना किसी कुलीन सुरक्षा गार्ड के बाहर लाया था? मैं बहुत घमंडी था और अब मैंने अपना सबक सीख लिया है। सिवाय इसके कि तुमने इसकी कीमत चुकाई है। एक मौन विराम के साथ उसने बड़बड़ाया, मैं अपनी माँ से ज़रूर पिटने वाला हूँ। एवलिन ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो तुम देखोगे। ताकतवर कमज़ोरों को हुक्म देता है। उसकी दोषरहित आंखों को देखते हुए डेविस चुप हो गया। वह उसके धैर्य और क्षमा से बेहद असहज था। उसने वह सवाल पूछने का फैसला किया जो लंबे समय से उसके दिमाग में घूम रहा था, तुम मुझे जो हुआ उसके लिए दोषी नहीं ठहराते? एवलिन ने अपने कटे हुए हाथ पर नज़र डाली। मैं क्यों ऐसा करूंगी? मेरे घमंडी स्वभाव को बस उन्हें थप्पड़ मारना था क्योंकि उन्होंने मेरा अपमान किया था। यह मेरी ओर से एक बड़ी भूल थी। आह, अगर उन्होंने तुम्हारा अपमान किया है तो तुम्हें उन पर पलटवार करने का अधिकार है, डेविस ने सख्त लहजे में जवाब दिया। उसने आगे कहा, ऐसा होता अगर मेरी हैसियत या संस्कार कम से कम उनके बराबर होते। अपनी आस्तीनें झटकते हुए और अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरी मंगेतर हो। उन्हें तुम्हें छूने की हिम्मत कैसे हुई? ये सुनकर वह व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराई। हम अभी तक शादीशुदा नहीं हैं। उनके लिए मैं बस एक आम औरत हूँ जिसे किस्मत ने पा लिया है। फिर उसकी नज़र उससे हट गई। इसके अलावा उन्होंने सोचा होगा कि मैं एक सजावट से ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। तुम नहीं हो, तुम मेरी पत्नी हो, डेविस ने बेशर्मी से कहा और नज़रें फेर लीं। हे, इससे वह खुशी से लगातार हंसने लगी। अचानक उसे लगा कि एक हाथ खोना कोई बुरी बात नहीं है। एवलिन ने फिर उसे देखकर चमकीली मुस्कान दी। मुझे पता है। उसके चेहरे पर चमक और मुस्कान देखकर, जिस पर कोई दोष नहीं था, डेविस को और भी अधिक अपराधबोध महसूस हुआ। शर्ली की तरह ही वह भी उससे माफ़ी चाहता था, लेकिन शर्ली के विपरीत यह उसकी ओर से काफ़ी हद तक ईमानदारी थी। तुम मुझ पर चिल्लाने वाली नहीं हो? शर्ली को बचाने के बारे में डेविड ने अपने दिल में एक हल्के डर के साथ पूछा। आखिरकार उसने हताशा के एक पल में गलती से शर्ली को चूम लिया था और उसके बाद की अराजकता में शर्ली ने अनजाने में उसका चेहरा चाट लिया, जबकि यह सब इमेजरी क्रिस्टल के माध्यम से एवलिन ने देखा था। इमेजरी क्रिस्टल से दिखाए गए दृश्यों को याद करते हुए एवलिन थोड़ा शर्मा गई। उसे अचानक चुप होते देखकर वह खुद को रोक नहीं सका और उससे एक बार फिर पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? एक पत्नी के रूप में तुम मुझ पर चिल्ला सकती हो, तुम्हें पता है। डेविस ने उसे धीरे से याद दिलाया। उसे डर था कि वह इस पूरे समय खुद को रोक रही थी। अचानक उसकी अभिव्यक्ति गड़बड़ा गई और फिर उसने आह भरते हुए कहा, घृणित। कम से कम मैं तो यही कहूंगी, लेकिन मुझे पता है कि तुमने ये गलती से किया है। मुझे तुम पर गुस्सा करने की कोई वजह नहीं है। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने कहा, समझने के लिए शुक्रिया। इस बीच एवलिन के मुंह से हल्की आह निकली और उसने सोचा, मैं वैसे भी तुम सबको अपने पास रखने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। अल्पविराम। 2 महीने बाद वे दोनों आखिरकार लोरेट साम्राज्य की शाही राजधानी के बाहरी इलाके में पहुंचे। उन्हें अपनी वापसी यात्रा में भी किसी तरह की बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। डेविस द्वारा उन्हें रोकने के कारण कोई भी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। इन 2 महीनों में उसका व्यवहार थोड़ा ठंडा हो गया क्योंकि वह खुद को कैसे संचालित करना है इस पर विचार कर रहा था। समय समय पर वह एलिया के ठिकाने के बारे में सोचता था। उसने बहुत सावधानी से एवलिन की देखभाल की। इस बीच उसने कुछ किताबें पढ़ीं जिससे उसका ज्ञान बढ़ता गया।
जब भी वह उसके कटे हुए घाव को देखता तो वह आहें भरता। उसने कसम खाई कि एक दिन वह जल्द से जल्द उसका हाथ फिर से उगा देगा। उसने अपने आशावादी और हंसमुख व्यक्तित्व को त्यागने का फैसला किया, जो 7 साल तक रॉयल कैसल में रहने से प्राप्त हुआ था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उसने अपने प्रियजनों के साथ प्यार से पेश आने का फैसला किया, जबकि अजनबियों के साथ बर्फीले और निर्दयी तरीके से पेश आया। उसके लिए ऐसा करना आसान था, क्योंकि उसके पिछले जीवन में उसका मूल व्यक्तित्व शुरू में ठंडा था। वह नहीं बदला, बल्कि इस दुनिया में आने से पहले जैसा ही हो गया। इसके अलावा गोल्डन हॉर्न वाइवन उन दोनों के साथ थोड़ा जुड़ गया। इसके अलावा उसके सिर में दर्द के अलावा उसने एक अजीब अफवाह भी सुनी जो पिछले कुछ दिनों में फैल रही थी जब वह लोरेट एम्पायर रॉयल कैपिटल के पास पहुंचा था। हम आखिरकार घर लौट आए हैं। डेविस के कंधों पर झुककर जानी पहचानी दीवारों को देखते हुए एवलिन ने थकावट भरी आवाज निकाली, वापसी की यात्रा से थकी हुई। उसने अपने दाहिने हाथ के पूरी तरह ठीक होने के कुछ समय बाद अपने काले रेशमी वस्त्र वापस पहन लिए थे, यहाँ तक कि इस दौरान निशान भी पूरी तरह से गायब हो गए थे। केवल उसके बाएं हाथ के कटे हुए सिरे पर पट्टी बंधी थी। यह उसके लिए एक दर्दनाक अनुभव था, लेकिन इसके परिणामस्वरूप इसने उसके दर्द की सीमा को बहुत बढ़ा दिया। इससे उसे पता चल गया कि वह बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन में प्रगति कर पाएगी। हालांकि वह संतुष्ट दिख रही थी, लेकिन जब वह अपने घर की दिशा में देखती थी तो उसकी आंखों में एक वास्तविक चिंता दिखाई देती थी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हम बाद में अफवाह की जांच करेंगे। उसकी चिंतित निगाहों को देखते हुए डेविस ने उसे सांत्वना दी। उसे लगा कि उसे अपने आप को मजबूत बनाना होगा और उसकी रक्षा न कर पाने के लिए उसके परिवार से शाप प्राप्त करना होगा। जब तक वे हद से आगे नहीं बढ़ जाते, डेविस को लगा कि असामान्य अपमान सहना भी ठीक रहेगा। दीवारों को पार करते हुए वे बिना किसी बाधा का सामना किए निकल गए, क्योंकि दीवारों पर मुख्य रक्षक जानते थे कि गोल्डन हॉर्न वाइवन सम्राट का वाहन था। उन्होंने श्रद्धा और सम्मान से सिर भी झुकाया। वे जिस पहली मंजिल पर पहुंचे वह रॉयल कैसल नहीं बल्कि कॉल्डन फैमिली मैनर था। डेविस ने खुद को अक्षम और इस तरह के कहलाने के लिए तैयार कर लिया, जबकि वह गोल्डन हॉर्न वाइवन पर खड़ा था जो एक विशाल उपस्थिति के साथ मैनर के ऊपर मंडरा रहा था। अध्याय 146 निराशा। गोल्डन हॉर्न वाइवन ने शानदार अंदाज में जमीन पर कदम रखा, जिससे देखने वाले और साथ ही कॉल्डन परिवार के सदस्य भी आश्चर्यचकित हो गए। डेविस को लगा कि यह भव्य प्रवेश बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन उसने इसके लिए गोल्डन हॉर्न वाइवन को दोषी नहीं ठहराया, इसलिए उसने अपने दांत पीस लिए और पूरी गंभीरता से नीचे उतर गया, अपमानित होने के लिए पूरी तरह तैयार। इसमें कुछ सेकंड भी नहीं लगे कि कॉल्डन परिवार के बुजुर्ग मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ मक्खियों की तरह भिनभिनाते हुए बाहर आ गए। प्रिंस डेविस का स्वागत है, हम काफी समय से आपका इंतजार कर रहे थे, एक बुजुर्ग ने झुकते हुए कहा। अन्य बुजुर्गों ने भी झुककर डेविस का अभिवादन किया। डेविस ने गंभीरता से सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल बेतरतीब ढंग से धड़क रहा था। यहाँ तक कि वह अपनी गलती को इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकता था। उसके अपने परिवार के बारे में तो और क्या कहा जा सकता है। एवलिन वाइवन से नीचे कूद गई और उसका रूप बुजुर्गों को दिखाई देने लगा। जिस क्षण उनकी नज़र और संवेदना एवलिन पर पड़ी, उनके चेहरे देखने में बेहद बदसूरत हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी मुस्कान वापस रखी, ये जल्दी ही वापस लौट आया। बुजुर्गों में से एक ने जल्दी से कहा, अंदर वापस आ जाओ, हम वहां बात करना जारी रखेंगे। एवलिन ने सिर हिलाया और उस बुजुर्ग के पीछे पीछे वापस जागीर में चली गई। अन्य बुजुर्गों ने जल्दी से डेविस को घेर लिया। डेविस को ये देखकर झटका लगा कि उसके चारों ओर बहुत से बुजुर्ग हैं, और उसने खुद को पीटने के लिए तैयार कर लिया। राजकुमार डेविस, निराश मत हो, चलो अंदर चलते हैं और बात करते हैं। हाँ, अगर हम तुम्हें बाहर इंतजार करवाते हैं तो यह अच्छा नहीं होगा। अन्य बुजुर्गों ने सहमति जताई और अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वे मुझे बाहर पीटने के बजाय अप्रत्याशित रूप से मेरा अपमान कर रहे हैं। बार बार, ये वास्तव में शाही परिवार की शक्ति को दर्शाता है। डेविस ने सिर हिलाते हुए आह भरी। फिर वह उनके पीछे अंदर चला गया। हॉल में एवलिन आए और अपने चेहरे पर एक भी भाव दिखाए बिना चुपचाप खड़ी रही। कॉल्डन परिवार के कई युवा जिन्होंने बाहर की हलचल देखी, वे भी हॉल में आ गए और तमाशा देखने के लिए कोनों में खड़े हो गए। जब उन्होंने एवलिन को देखा तो उनमें से कुछ को दया आ गई, जबकि उनमें से कुछ ने चुपके से खुशी मनाई, लेकिन किसी ने भी उससे एक शब्द नहीं कहा, जिसमें कॉल्डन परिवार में उसके तथाकथित चचेरे भाई भी शामिल थे, जो स्पष्ट रूप से उसकी स्थिति के प्रति उदासीन थे। एक व्यक्ति जल्दी से भीड़ के बीच से भागा और जल्दी से घुटनों के बल बैठकर मूर्ख की तरह चिल्लाया, ओ वाह! एवलिन के हाव भाव बदल गए, वह अब अपना उदासीन चेहरा नहीं रख सकती थी। उसने तुरंत मैसी को उठाया और उसे कसकर गले लगा लिया। डेविस ने अंदर जाकर देखा, तमाशा देखकर उसका घबराया हुआ दिल किसी कारण से शांत हो गया। शायद इसलिए क्योंकि उसने किसी को उसकी परवाह करते देखा था। थोड़ा मुस्कुराते हुए वह उसके लिए खुश था और एक आशावादी मानसिकता अपनाई। हे,
अगर वे हमला करने वाले हैं तो मैं इसे सिर्फ बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन सेशन के रूप में मानूंगा। अचानक भीड़ ने अपनी दबी हुई आवाज़ें वापस ले लीं और चुप हो गई क्योंकि एक व्यक्ति अपनी आंखें चौड़ी करके आया। उसका चेहरा अतुलनीय रूप से चिंतित था। हॉल के बीच से केवल चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। जब भीड़ अलग हो गई तो परिवार के मुखिया ने आवाज़ सुनी, जबकि उसका चेहरा और भी खराब हो गया। जब परिवार के मुखिया की नज़र एवलिन पर पड़ी तो वह स्तब्ध रह गया और उसकी पुतलियां फैल गईं। अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए वह धीरे धीरे एवलिन की ओर चला गया, एक अचंभित चेहरे के साथ। उसके दिल में कई भावनाएं दौड़ रही थीं, जिससे उसके पैर करीब जाने को मजबूर हो गए। जब उसने अपनी बेटी का कटा हुआ हाथ देखा तो उसके हाथ हिंसक रूप से कांपने लगे। चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाते हुए उसने डेविस की ओर इशारा किया, तुम परिवार के मुखिया, हम आपको सलाह देते हैं कि आप हमारे परिवार के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई कदम उठाएं। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसके बगल में बैठे एक बुजुर्ग ने गंभीर चेहरे के साथ तुरंत बीच में टोक दिया। ठीक है, हम आपको सलाह देते हैं कि कोई भी फैसला लेने से पहले हमारे परिवार के भविष्य के बारे में सोचें। परिवार के मुखिया का चेहरा जम गया, उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने अपने बगल में बैठे बुजुर्गों की ओर देखा, जबकि उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसे खुद को शांत करने और एक एक करके बुजुर्गों की ओर देखने में थोड़ा समय लगा। बुजुर्गों के चेहरे थोड़े कांप उठे, उनके चेहरे पर कठोरता थी। परिवार के मुखिया की सख्त निगाहें महसूस कर रहे थे, लेकिन वे किसी तरह अपनी जगह पर डटे रहे। परिवार का मुखिया डेविस की ओर देखने के लिए मुड़ते हुए अपना सिर हिलाता रहा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसे फिर से बुजुर्गों ने टोक दिया। राजकुमार डेविस, हमें यकीन है कि यात्रा के दौरान कोई दुर्घटना हुई होगी, लेकिन आपको इसे दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दुर्घटनाएं हमेशा होती रहती हैं और यह बस एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी। निराश मत होइए, बस इसे एक बुरे सपने के रूप में लें। एक बुजुर्ग ने एवलिन की दिशा में देखते हुए कहा। ठीक है, अगर राजकुमार को पछतावा होता है तो वह हमारी किसी पोती से शादी कर लेगा। एक और बुजुर्ग पिछले बुजुर्ग से सहमत था क्योंकि उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। ठीक कहा, राजकुमार एक जिम्मेदार व्यक्ति है और शाही परिवार द्वारा दिए गए शब्दों का पालन करेगा। अन्य बुजुर्गों ने कुछ पक्ष लिए और जल्दी से सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाते रहे। अच्छा अच्छा, आप सभी, बहुत अच्छा। परिवार का मुखिया एक जानलेवा नज़र से मुस्कुराया। उसे इन कमीनों को मारने का मन हुआ जो उससे एक पीढ़ी ऊपर थे, लेकिन सबसे बढ़कर उसके दिल में निराशा थी। उसने अपना जीवन परिवार के लिए काम किया और उसे सत्ता के भूखे पीठ पीछे वार करने वाले बुजुर्गों का समूह मिला। वह अचानक जोर से हंसने लगा। मुझे आश्चर्य है कि तुम लोग कभी मेरी बातें सुनने की कोशिश क्यों नहीं करते। मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। अपनी आस्तीनें फड़फड़ाते हुए वह अपनी बेटी के पास गया। उसके चेहरे पर एक उदास भाव था। उसने उसकी पट्टी बंधी हुई बाहों को पकड़ा और रोने का मन कर रहा था। अपने घुटनों पर बैठकर उसने उसकी पट्टी बंधी हुई बाह को हिलाया और अपने माथे पर रखा। एवलिन, पिताजी ने तुम्हें निराश किया है। उसे पछतावा हुआ। वह बस यही चाहता था कि उसकी बेटी का भविष्य उज्ज्वल हो, लेकिन उसकी बेटी एक अपंग के रूप में उसके पास लौटी। वह जानता था कि इस बहाने का उपयोग करते हुए कि वह एक अपंग है, इन बूढ़े लोमड़ियों ने अनायास ही अपनी पोतियों को राजकुमार की दुल्हन बनने के लिए भेजने का फैसला कर लिया है। उसे इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी, या यूं कहें कि उसने इन बूढ़े लोमड़ियों पर बहुत भरोसा किया। अपने पिता को देखकर, जो बचपन में एक सख्त व्यक्ति थे, अब केवल उनकी देखभाल करते हुए, सभी दिखावे और परिवार के मुखिया के व्यवहार को खोते हुए, उसे अपनी भावनाओं को बाहर निकालने का मन हुआ, लेकिन किसी तरह उसने खुद को शांत किया। उसने अपने दाहिने हाथ से उनके कंधों को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। आपने मुझे निराश नहीं किया है, पिताजी। इवान कॉल्डन ने ऊपर देखा और भी अधिक दोषी महसूस किया, ये सोचकर कि उसकी बेटी एक परी थी। एवलिन ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उस तमाशे को देखा जो देखने में घृणित लग रहा था। जब वह अपने पिता को सांत्वना दे रही थी तो बुजुर्ग अपनी पोतियों को डेविस से मिलवाने में व्यस्त थे। एवलिन, क्या मैं इन बूढ़े कमीनों को मार सकता हूँ? एक अतुलनीय रूप से ठंडी आवाज़ गूंजी, जिसने पूरे परिवार को अंदर तक झकझोर दिया। अध्याय 147, 3 जाने लेना। बुजुर्ग और युवा डेविस को देखकर हैरान हो गए। डेविस इस दौरान चुप रहा, क्योंकि जैसे ही उसने उन्हें एवलिन को एक बुरे सपने की तरह मानने के लिए कहते सुना, उसके दिमाग में कुछ कौंधा। इन कॉल्डन परिवार के बुजुर्गों की निर्मम हत्या करने से खुद को रोकने के लिए उसे हर संभव कोशिश करनी पड़ी। यह इसलिए था क्योंकि यह उसका परिवार था, इसलिए उसने खुद को शांत करने के लिए इतना प्रयास किया। लेकिन ये बूढ़े कमीने अपनी पोतियों के बारे में शेखी बघारना बंद नहीं कर रहे थे, इसलिए उसने आखिरकार अपने चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ जोर से चिल्लाया। उसने एवलिन को ऐसी निगाह से देखा जो लाखों बातें कह रही थी। आश्चर्यजनक रूप से एवलिन ने अपना सिर हिलाया और अपना दिल कठोर कर लिया। इन बुजुर्गों के लिए उसके मन में जो नफरत थी, वह अब डेविस को पता चल गई थी।
जैसे ही उसने अपना सिर हिलाया, 3 सिर बिना आवाज के हवा में उड़ गए और धमाके के साथ जमीन पर गिर गए। उनके शरीर गिर गए और गर्दन से खून नदी की तरह बहने लगा। डेविस ने वही आत्मा हमला किया, हालांकि उसने एक भला बनाया और एक पल में 3 निकटतम बुजुर्गों की जान ले ली। कुछ चीखें निकली क्योंकि अन्य बुजुर्गों ने महसूस किया कि उनके दिल उनके गले में उछल रहे थे, जबकि वे जल्दी से पीछे हट गए, जिससे उनके बीच दूरी बन गई। रुको, तुम क्या कर रहे हो? बच्चा, तुम मरना चाहते हो? भय से भरी क्रोधित चीखें डेविस के कानों में गूंज उठीं, जिससे वह उपहास करने लगा। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे छूने की कोशिश करो और मुझे देखने दो कि तुम्हारा परिवार विनाश से बचता है या नहीं। डेविस ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, जिससे चिल्लाने वाले बुजुर्गों के पसीने छूट गए। वे उसे नुकसान पहुंचाने के परिणामों को जानते थे, इसलिए वे तब तक हिम्मत नहीं करेंगे जब तक कि वे अपने परिवार को खत्म नहीं करना चाहते। जादू से बनाया गया भला गायब हो गया क्योंकि उसने सबसे ज्यादा परेशान करने वाले बुजुर्गों को मार डाला था, जिसमें वह भी शामिल था जिसने एवलिन को एक बुरे सपने की तरह मानने के लिए कहा था। उसे नहीं पता था कि ये 3 कौन थे, नहीं उसे लगा कि उसे यह जानने की जरूरत है। क्या तुम हमारे कॉल्डन परिवार के साथ कचरे जैसा व्यवहार कर रहे हो? तुम इससे बच नहीं सकते। हमारा समझौता लोरेट साम्राज्य के राजकुमार को दुल्हन देने का था। चूंकि तुम टोस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए हम केवल एवलिन को वापस ले जा सकते हैं और उसे असली राजकुमार को उपहार में दे सकते हैं। डेविस ने उन 2 बुजुर्गों की ओर देखा जिन्होंने अभी अभी अपना मुंह खोला था। भाले को एक बार फिर जादू से बनाया गया, लगता है तुम दोनों मरना चाहते हो। राजकुमार डेविस, कृपया रुक जाओ। अचानक एक आवाज गूंजी। डेविस आवाज के स्रोत को देखने के लिए मुड़ा। कृपया इसे रोकें। अगर हमारे बुजुर्गों में से कोई और मर गया तो हमारा परिवार बहुत कमजोर हो जाएगा। इवान कॉल्डन ने झुकते हुए चिल्लाया। उसे लगा कि उसके पास डेविस का सामना करने की शक्ति है, लेकिन लोरेट परिवार के सामने इसका क्या उपयोग होगा। इसके अलावा उसे उनकी रक्षा करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उसे उन्हें बचाना है, नहीं तो वह अपने पूर्वजों का सामना नहीं कर पाएगा। तुम इन बूढ़े कमीनों को जिंदा रखना चाहते हो? क्या ससुर को डर नहीं है कि वे एक दिन तुम्हारे साथ क्रूरता से विश्वासघात कर सकते हैं? डेविस ने ठंडे स्वर में पूछा। अभी भी झुकते हुए इवान कॉल्डन ने उत्तर दिया, परिवार के मुखिया का अभिशाप ऐसा ही होता है। उनका जीवन मेरी जिम्मेदारी है। उसका उत्तर सुनकर डेविस को इस जिम्मेदार व्यक्ति पर दया आ गई। उसने एवलिन की ओर देखा और उसका सिर थोड़ा हिलता हुआ देखा। धीरे से आह भरते हुए उसने एक बार फिर भाले को गायब कर दिया। यह अंत नहीं है यार, हम निश्चित रूप से विवाह समझौते को नहीं छोड़ेंगे। आप या वह राजकुमार हमारे परिवार के किसी व्यक्ति से विवाह करेंगे। एक पागल बुजुर्ग ने जोर से चिल्लाते हुए देखा कि राजकुमार डेविस अब उन पर हमला नहीं करने वाला था। डेविस ने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया और सोचा, लगता है कि अफवाहें सच थीं। विवाह समझौता, उस पर क्या लिखा था? डेविस ने वास्तव में कभी भी दोनों परिवारों के बीच किए गए समझौते को नहीं देखा। इवान कॉल्डन ने उत्तर दिया, कॉल्डन परिवार की युवा मालकिन की शादी लोरेट परिवार के क्राउन प्रिंस से होगी। उसने फिर बुजुर्गों की ओर देखा और कहा, भले ही यह इस तरह लिखा गया था, हमने शुरू में सोचा था कि अगर दुल्हन दूसरे राजकुमार से शादी कर लेती है तो भी यह ठीक रहेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि लालच ने उनके दिलों में जड़ें जमा ली हैं। क्या ऐसा है? तो मैं घोषणा करता हूं कि लोरेट परिवार और कॉल्डन परिवार के बीच विवाह समझौता अमान्य और निरर्थक है। डेविस ने अपने चेहरे पर उदासीन भाव के साथ ठंडे स्वर में कहा। क्या बच्चा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है। उसके शब्दों से बुजुर्ग अचंभित रह गए, इससे पहले कि वे उसकी अहंकारी घोषणा के लिए उस पर चिल्लाएं। डेविस ने उन्हें ठंडे स्वर में देखा और एक सम्राट की तरह एक उच्च आत्मा दबाव डाला, क्या तुम मेरे अधिकार की परीक्षा लेना चाहते हो? मेरा जीवन मेरे हाथों से तय होता है और यहाँ तक कि मेरे माता पिता का भी इसमें कोई कहना नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम कोई खास हो, अपनी गैर मौजूद ताकत का बखान करने की कोशिश कर रहे हो। बुजुर्गों को अविश्वसनीय दबाव महसूस होने लगा, जबकि वे अपने शरीर को ऊर्जा से भर रहे थे। उनके पैर उस निर्बाध दबाव से लंगड़े हो गए जो उस लड़के से उत्पन्न हुआ था जो 15 साल का लग रहा था। वे सभी एक एक करके गिर पड़े, उनके हाव भाव ऐसे थे जैसे कि वे किसी विपत्ति का सामना कर रहे हों। पूरे हॉल में मौजूद लोग डर से चुप हो गए। क्यों? एक घबराई हुई आवाज़ एक कांपती हुई आकृति से गूंजी। डेविस स्तब्ध रह गया, उसने एवलिन को देखने के लिए मुड़कर देखा। उसकी आंसू भरी आंखों को देखकर उसका दिल दर्द से कराह उठा। वह तुरंत उसके सामने आया और एक घुटने पर बैठकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं, डेविस लोरेट, तुमसे शादी के लिए हाथ मांगता हूँ। उसकी आंखों में एक गहरी रोशनी टिमटिमा रही थी, जहां कोई इसे जबरदस्त प्यार के रूप में वर्णित कर सकता है। किसी घटिया समझौते से नहीं, बल्कि हमारे प्यार से बंधा हुआ। अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ बोलते हुए वह अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए इंतजार कर रहा था। मैं, डेविस लोरेट, तुमसे शादी के लिए हाथ मांगता हूँ।
उसके जवाब के लिए दिल की धड़कनें तेज हो गई। एवलिन को लगा कि उसकी आंखें नम हो गई हैं, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। एक पल पहले जब उसने उसे यह कहते हुए सुना कि उनके बीच विवाह समझौता रद्द हो गया है, तो उसे लगा कि उसके आसपास की पूरी दुनिया टूट रही है। उसका कमज़ोर शरीर कांप उठा क्योंकि उसे लगा कि उसके निराधार डर सच होने लगे हैं, लेकिन उसे नहीं लगा कि यह इस कारण से था। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया। इस दौरान वह अपने दिल की बात कहते हुए रो रही थी। डेविस ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में खींच लिया और गले लगा लिया, बस उसकी भावनाओं के शांत होने का इंतजार कर रहा था। अब उसे समझ में आया कि उस समय उसका क्या मतलब था। उसके तथाकथित परिवार के सदस्यों के लिए वह एक दायित्व से ज्यादा कुछ नहीं थी, या कोई कह सकता है उनके जीवन को समृद्ध करने वाली एक संपत्ति थी। हालांकि उसे इस बात का हल्का फुल्का अंदाजा था कि खेती की दुनिया ऐसी ही होगी, लेकिन वह उनके व्यवहार से वाकई निराश था, खासकर जब उसे लगा कि यह उसके प्रेमी का परिवार है। अध्याय 148 शाही परिवार की स्थिति। काफी समय बाद एक बुजुर्ग ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। डेविस ने महसूस किया कि उसका दिमाग फिर से लड़खड़ा रहा था। वे और मौतें देखे बिना हार नहीं मानेंगे। उसने उसे जाने दिया और फिर से एक पारदर्शी भाला बनाया, मानो वे इसके लिए तैयार थे। बुजुर्ग एकजुट हो गए और एक साथ खड़े हो गए, एक रक्षा गठन बनाया। रुको, इवान कॉल्डन डेविस के सामने खड़ा था और बोला, राजकुमार डेविस, कृपया मेरी बेटी को ले जाओ, उसका अब हमारे कॉल्डन परिवार में कोई काम नहीं है। उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। वह वास्तव में खुश था कि उसकी बेटी आखिरकार अपना प्यार पाने में कामयाब हो गई है। वह उसके लिए और अधिक खुशी की कामना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उसे इन लोगों से दूर भेजने के बारे में सोचा जो अजनबियों से बेहतर नहीं थे। भले ही आप कुछ न कहें, मैं बस यही करने जा रहा हूँ, असंतुष्ट स्वर में बोलते हुए डेविस ने कहा, और साथ ही मैं रॉयल कैसल में वापस आने के बाद समझौते को जलाकर राख कर दूंगा। इससे पहले कि बुजुर्ग कोई भी कष्टप्रद शब्द बोल पाते, डेविस ने पूरी तरह से आत्मा दमन कला का इस्तेमाल किया और बुजुर्गों को बेहोश कर दिया और वे कठपुतलियों की तरह जमीन पर गिर पड़े जिनकी डोरियां कट गई थीं। जब वे जागते तो शायद उन्हें बहुत तेज सिर दर्द होता जो उनकी आत्माओं से उपजा था। चलो रॉयल कैसल चलते हैं। डेविस ने उसके हाथ पकड़े और उसे देखकर मुस्कुराया। उसने उसे धीरे से देखा और उसे हमेशा के लिए बचाने की इच्छा हुई। एवलिन ने अपने आंसू पोंछे और शर्मिंदगी से सिर हिलाया। इस पल उसे लगा कि वह अपने जीवन के अंत तक उसका अनुसरण कर सकती है, और इस तरह की भावना ने उसके दिल को अतुलनीय आनंद का अनुभव कराया। रॉयल कैसल की दिशा को देखते हुए डेविस ने सोचा, अगर पूरा लोरेट परिवार जीवित होता तो क्या मैं भी उनके जीवन को समृद्ध बनाने के लिए एक संपत्ति होती। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। पहले राजकुमार थे, मैं देखूंगा कि आपने हमारे लिए क्या योजनाएं बनाई हैं। अल्पविराम। रॉयल कैसल। इस विशाल रॉयल कैसल में हर दिन की तरह ही सब कुछ था। पहरेदार व्यवस्थित तरीके से गश्त कर रहे थे, नौकर अपना काम कर रहे थे, अधिकारी अपना काम करते हुए इधर उधर घूम रहे थे। ये किसी भी अन्य दिन की तरह ही शांतिपूर्ण था। लेकिन इन कैसल के अंदर लगभग एक सप्ताह तक माहौल तनावपूर्ण रहा। ये सब तब शुरू हुआ जब एक 17 वर्षीय लड़का एक सप्ताह पहले रॉयल कैसल में दाखिल हुआ और घोषणा की कि वह रॉयल परिवार का सदस्य है। इस तरह का मामला काफी आम था, क्योंकि शाही परिवार के सदस्य कभी कभी घूमते फिरते अपने नाजायज उत्तराधिकारियों को पीछे छोड़कर किसी ऐसे संबंध में चले जाते थे जिसके बारे में पता चलने पर यह एक बड़ा घोटाला बन जाता था। जब सम्राट ने इस खबर के बारे में सुना तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे। जब लोरेट परिवार पहले से ही खून के मामले में गिरावट में था तो उसे इस घोटाले की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने जल्दी से लड़के को ले जाकर ब्लडलाइन टेस्ट करवाया और उन्हें खुशी हुई कि नतीजे सकारात्मक आए। आधिकारिक तौर पर यह साबित हो गया कि 17 वर्षीय लड़का लोरेट परिवार का सदस्य था, लेकिन जब 17 वर्षीय लड़के ने उसे शाही पिता कहा तो उसका चेहरा बदसूरत हो गया। जब उन्होंने उस 17 वर्षीय लड़के को अनुशासित करने की कोशिश की तो उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया और उसने एक महिला का नाम लिया जिससे वह स्तब्ध रह गया। उस समय बहुत सारे अधिकारी और महारानी भी मौजूद थीं। सभी ने उसके चेहरे पर आए बदलाव को देखा और अपनी अपनी धारणाएं बनानी शुरू कर दीं। महारानी स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो गईं और एक भी शब्द बोले बिना सिंहासन कक्ष से चली गईं। सम्राट ने स्वाभाविक रूप से महारानी को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर सम्राट अपनी सीट पर बैठ गए और लड़के की बातें सुनने लगे जो उन्हें शाही पिता कह रहा था। उसी दिन शाही महल में एक नई महिला को लाए जाने के बाद माहौल तनावपूर्ण बना रहा। शाही परिवार की मौजूदा स्थिति यही थी। अल्पविराम। गोल्डन हॉन्ट वाइवन रॉयल कैसल के ऊपर एक मंच पर उतरा। डेविस और एवलिन उससे नीचे उतरे और रॉयल कैसल के अंदर प्रवेश किया। किसी कारण से एवलिन ने अपने शरीर को ढकने के लिए काले वस्त्र पहन लिए। ऐसा लग रहा था कि वह नहीं चाहती थी कि यहाँ कोई भी उसकी अपंग अवस्था को देखे। डेविस ने अन्यथा सलाह दी, लेकिन वह अड़ी रही, इसलिए वह केवल आहें भर सका।
उसे अभी भी रॉयल कैसल में उभरी नई समस्या का समाधान करना था। ओपी मंच से अंदर प्रवेश करते हुए वे सबसे पहले महारानी के क्वार्टर में गए, जो उनकी मां का कमरा था। गलियारे से चलते हुए डेविस और एवलिन उस आकृति को देखकर स्तब्ध रह गए, जो डेविस जैसी ही थी लेकिन थोड़ी लंबी थी और उसके छोटे काले बाल थे। वह आकृति गलियारे की दीवारों पर एक दरवाजे के पास झुकी हुई थी और आश्चर्यचकित चेहरे के साथ उनकी ओर देख रही थी। दोनों एक दूसरे को देखते हुए उसके पास से गुजरते रहे। डेविस ने आह भरी क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि उसका एक बड़ा भाई दूसरी मां से है। उसने मन ही मन खुद को थपथपाया, उस सिरदर्द के लिए तैयार हो गया जो जल्द ही उसके ऊपर आने वाला था। क्या वह हमारा इंतजार कर रहा था? एवलिन ने डेविस से पूछते हुए फुसफुसाया। ऐसा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि वह उस दरवाजे के पीछे खड़े व्यक्ति की निगरानी कर रहा है। उसने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। जब वे महारानी के कमरे की ओर जा रहे थे तो डेविस जैसा दिखने वाला व्यक्ति बुदबुदाया, बहुत ही अविश्वसनीय दबाव, वह निश्चित रूप से मेरा प्रतिभाशाली छोटा भाई है। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक चिंता भरी अभिव्यक्ति भर गई जब उसने अपने बगल के दरवाजे की ओर देखा। मुझे आपकी बातें न सुनने के लिए खेद है माँ, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा सही स्थान यहीं है। डेविस ने अपने कदम तेज कर दिए, उसे लगा कि उसकी माँ का दिल टूट गया होगा। आखिरकार गंतव्य से पहले पहुंचकर डेविस ने दरवाज़ा खटखटाया और चिल्लाया, माँ दरवाज़ा खोलो, यह मैं हूँ डेविस। दरवाज़ा जल्दी से खुला और देखा कि छोटी डायना खुशी से दरवाजे से बाहर झांक रही थी, लेकिन जब उसने उसके बगल में काले लबादे पहने एक बड़ी बड़ी बहन को देखा तो वह जल्दी से अंदर भागी और चिल्लाई, माँ भाई एक डरावनी महिला के साथ है। उसकी चीख सुनकर एवलिन शर्मिंदा हो गई क्योंकि उसे पता था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने खुद को काले रंग के लबादे में लपेटा हुआ था। डेविस ने हंसते हुए अंदर देखा, वह शांत महसूस कर रहा था। डायना एडवर्ड के साथ खेलने के लिए वापस लौटी जबकि क्लेयर उदासीन भाव से बिस्तर के ऊपर बैठी थी। डेविस अपनी मां के पास गया और जब उसने कोई सवाल पूछने के बारे में सोचा तो उसने अपना सिर घुमाया और पूछा, डायना मेरे आने से ठीक पहले मां क्या कर रही थी? मां हमारे साथ खेल रही थी। डायना की ओर से तुरंत जवाब आया क्योंकि वह अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थी। क्लेयर स्तब्ध रह गई, लेकिन इससे पहले कि वह शर्मिंदा हो पाती उसने अपने उद्धारकर्ता को देखा। हम एवलिन अंदर आओ, औपचारिकता निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेविस अवाक रह गया, क्या वह नाराज़ नहीं थी या उसने बस इसकी परवाह करना बंद कर दिया था? वह इसका कारण नहीं समझ पाया। अध्याय 149 क्लेयर को मनाना। एवलिन अंदर आए और अपराध बोध से सिर नीचे झुका लिया, अपनी सास की मुस्कुराती निगाहों का सामना नहीं कर पाए। क्लेयर ने भौहें सिकोड़ी, उसने अचानक एवलिन के लबादे को पकड़ लिया और उसे फैला दिया, जबकि उसकी आंखें गुस्से में चौड़ी हो गई थीं। वह डेविस की ओर मुड़ी और ठंडे स्वर में पूछा, ये किसने किया? साशा क्लेमोर और वेनिस क्लेमोर, मैंने उन दोनों को मार डाला। जवाब देते समय उसकी आंखों में ठंडक छा गई। पाह! क्लेयर ने उसे थप्पड़ मारा और चिल्लाई, तुम ऐसा कैसे होने दे सकते हो? क्या तुम घमंडी नहीं थे? अपने साथ अंगरक्षक ले जाने का विकल्प भी नहीं चुना। डेविस ने शर्म और पछतावे में अपना सिर नीचे झुका लिया, लेकिन थोड़ा खुश भी हुआ। केवल उसकी मां ही उसे सजा देने की हिम्मत कर सकती थी, जबकि कोई भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इस मामले में वह गलत था और उसे लगा कि वह इस थप्पड़ का पूरी तरह से हकदार था। हालांकि थप्पड़ की आवाज़ कमरे में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, लेकिन उसे जरा भी दुख नहीं हुआ। ये जानते हुए कि उसकी मां ने उसे रोका, वह मन ही मन मुस्कुराया। डायना और एडवर्ड ने खेलना बंद कर दिया और एक दूसरे को गले लगा लिया और चेहरे पर डरे हुए भाव के साथ चल रहे तमाशे को देखते रहे। एवलिन जल्दी से उसके सामने खड़ी हो गई और समझाया, सास, यह मेरी गलती थी। उस समय पति मौजूद नहीं था। अगर नहीं था तो वह ऐसा कैसे होने दे सकता था? तुम दोनों। क्लेयर ने गुस्से में उन दोनों की ओर इशारा किया, लेकिन जब उसने एवलिन को डेविस को अपना पति कहते सुना तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया। एवलिन को यह एहसास भी नहीं हुआ कि उसने उस पल की गर्मी में डेविस को अपना पति कह दिया था। अगर उसे पता होता तो शायद वह शर्मिंदगी में डूब जाती। आखिरकार वह और डेविस एक दूसरे को पति पत्नी तभी कहते हैं जब वे अकेले होते हैं। क्लेयर शांत हो गई और कुछ देर तक डेविस को घूरती रही, फिर उसने कुछ आशावादी विचारों और भाषणों के साथ एवलिन को सांत्वना देना शुरू किया। उसने एवलिन के चरित्र और उनके सामने खड़े होने के साहस की व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा की थी जब उन्होंने उसका परीक्षण किया था। जब उसने अपना सांत्वनापूर्ण भाषण समाप्त किया तो उसने डेविस को देखा और डांटा, उसके साथ और अच्छा व्यवहार करो। डेविस ने अपना सिर हिलाया। वह एक पल के लिए झिझका, फिर उसने अपना मुंह खोला, माँ बाहर क्या हो रहा है? क्लेयर की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई, फिर उसके मुंह से एक हल्की आह निकली, तुम्हारे पिता का एक महिला से नाजायज बच्चा था और ऐसा लगता है कि यह मुझसे मिलने से बहुत पहले की बात है। मैंने उस बच्चे को देखा। क्या इससे वह मेरा बड़ा भाई बन जाता है? डेविस ने अपना सिर खुजलाते हुए पूछा।
तकनीकी रूप से ये होगा, लेकिन वह अपने दिल में एक बड़े भाई को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था जो अचानक कहीं से आ गया। क्लेयर ने उस पर तीखी नज़र डाली और फिर गुस्से से बोली, यह उसे तुम्हारा बड़ा भाई बनाता है। डेविस ने अपनी माँ के हाव भाव को देखा और सोचा, लगता है कि वह वाकई बहुत नाराज़ है। लेकिन वह हर समय क्यों आहें भरती रहती है? इस पर तुम्हारी क्या राय है? डेविस ने सवाल करते हुए अपने हाथ फैलाए। वह जानना चाहता था कि वह इस मामले पर क्या सोचती है ताकि वह उचित तरीके से काम कर सके। क्लेयर के हाव भाव गुस्से और लाचारी के बीच बदलते रहे। एक पल बाद उसने फिर से आहें भरी। अगर उसका कोई अफवाह होता तो मैं उसे चकनाचूर कर देती, लेकिन वह मामला तो उससे बहुत पहले ही हो गया था, जब वह मुझसे मिला भी नहीं था। मैं उसे दोष नहीं दे सकती, है न? डेविस शांत हुआ। तुम अभी भी पिता से मिलने नहीं गए? क्लेयर गुस्से में हंसी। हाँ, क्या तुम मजाक कर रहे हो? डर है कि मैं उसे मार दूंगी, वह इतने समय से उस महिला के साथ रह रहा है। डेविस मन ही मन हंसा। ये चमत्कार है कि वह तुम्हारा गुस्सा जानने के बाद भी भाग नहीं पाया। एक सेकंड सांस छोड़ते हुए उसने आगे कहा, इसके अलावा वह महिला बीमार है। बीमार? डेविस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने सिर हिलाया और समझाया, हाँ, जाहिर है, उसका बेटा, जिसका नाम अनेस्ट है, शाही परिवार की मदद लेकर अपनी माँ को बचाने के लिए रॉयल कैसल में घुस आया। कितना मार्मिक है न, सिवाय इसके कि हम नहीं जानते कि उसके पास हमारे लिए कोई योजना है या नहीं। डेविस हंसा। हमें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास क्लारा है। एक पल के लिए इसके बारे में सोचते हुए क्लेयर मुस्कुराए। तुम सही हो। डेविस ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई, फिर उसने पूछा, उस महिला की बीमारी के बारे में क्या? उसका इलाज हो चुका है, वह धीरे धीरे स्वस्थ हो रही है। उसकी आंखों में थोड़ी सी नाराज़गी देखी जा सकती थी। डेविस अपनी मां की इच्छा को समझ सकता था कि दूसरी महिला मर जाए, लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। तो क्या पिताजी तुमसे मिलने आए थे? क्लेयर एक चंचल लड़की की तरह मुस्कुराई। वे आए थे, बहुत, लेकिन मैंने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। ऐसा लग रहा था कि वह इस गड़बड़ी के लिए उससे बदला लेने में मजा ले रही थी। ये सुनकर डेविस के चेहरे पर गंभीरता आ गई। माँ, अगर तुम पिताजी से पूरे दिल से बात नहीं करोगी तो यहाँ से सिर्फ गलतफहमियां ही पैदा होंगी। हालांकि उसे लगा कि लोगन इसके लायक था। क्लेयर एक पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि उसका चेहरा बदल गया था। फिर उसने आह भरी, मैं समझती हूँ, मैं आज उससे बात करूंगी। अच्छा, मैं ये झंझट तुम्हारी माँ पर छोड़ दूंगी, लेकिन अगर मेरा तथाकथित बड़ा भाई कुछ भी अजीब करता है तो मैं उसे सफल होने से पहले ही मार दूंगी। डेविस ने ठंडे स्वर में घोषणा की। उसकी आंखों से एक हल्की हत्या की मंशा झलक रही थी। क्लेयर ने उसके ठंडे व्यवहार को देखा और अपनी रीढ़ में एक हल्की ठंडक महसूस की। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह उसका बेटा है, जो हर समय उसके साथ इतना गर्मजोशी से पेश आता था। वह चिंता में डूबी हुई थी। क्या उसका पुराना व्यक्तित्व वापस आ रहा है? ऐसा लगता है कि वह उस समय में वापस आ गया है जब वह उसके कोमल और गर्म आलिंगन के प्रति ठंडा था, ठीक वैसे ही जैसे वह 3 साल का था जब वह वापस लौटा था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसका व्यवहार शांत हो गया और मुस्कुराते हुए उसने कहा, समय बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे 1 महीने के भीतर गुप्त प्रवेश द्वार पर जाना है। क्लेयर ने जो कहना चाहा उसे रोक दिया, इसके बजाय आह भरी, क्योंकि उसे पता था कि ये दिन किसी न किसी तरह आएगा। वह उससे हर बार अपने बच्चे की तरह व्यवहार करने की उम्मीद नहीं कर सकती, यह उसकी इच्छाधारी सोच थी। तुम क्यों आह भरती रहती हो माँ? बस पिताजी से बात करो और मामले को सुलझाओ, डेविस ने झल्लाहट से कहा। क्लेयर ने हल्की हंसी उड़ाई, जैसे कि वह सब जानती हो। मैं इसका ध्यान रखूंगी, तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक दिन रुको और फिर चले जाओ, वैसे भी तुम उस जगह पहुँचने के लिए पहले ही काफ़ी देर कर चुकी हो। बस फिर से गोल्डन हॉन्ट वाइवन ले लो। डेविस ने हंसते हुए एवलिन की ओर देखा। फिर उसने अपनी माँ को बताया कि एवलिन इस रॉयल कैसल में रहेगी। क्लेयर ने स्वीकार किया और अपने अध्ययन को उसके कमरे के रूप में नियुक्त किया। डेविस ने अपने चेहरे पर कृतज्ञता के भाव के साथ अपनी माँ की ओर देखा। उसे पता था कि यह अज्ञात था कि वह वापस लौटेगा या सफलतापूर्वक दूसरी तरफ पहुंच भी पाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि दायरे के दूसरी तरफ भी बहुत सारे खतरे थे। उसने अभी भी एवलिन को अपने इरादों के बारे में नहीं बताया कि वह सिर्फ शिकार करने के लिए गुप्त दायरे में नहीं जा रहा है, बल्कि दूसरी तरफ जाने के लिए जा रहा है। वैसे, क्या आपके पास विवाह समझौता है? डेविस ने पूछा और उसकी आंखें सामान्य होने से पहले ही खुल गईं। वह इस मामले के बारे में लगभग भूल ही गया था। अध्याय 150, बड़े भाई अनेस्ट। हाँ, यह मेरे पास है, क्लेयर ने मुस्कुराते हुए कहा और सोचा, ये बच्चा, क्या वह उससे इतना प्यार करता है? वह अविश्वसनीय रूप से खुश थी कि उसके बेटे को कोई ऐसा मिल गया जिससे वह प्यार करता था। साधना एक कठिन काम था और इसे अकेले करने से व्यक्ति में मानसिक अस्थिरता पैदा हो सकती थी।
एक माँ के रूप में उसे उम्मीद थी कि कोई उसके साधना पथ पर उसके साथ रहेगा या कोई ऐसा व्यक्ति जो कम से कम साधना पथ से गुजरते समय उसका साथ देगा। क्या तुम इसे मुझे दिखा सकते हो? मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ डेविस ने उत्सुकता से पूछा। क्लेयर ने उन दोनों को चुपके से देखा और हंसी। यहाँ। ऐसा कहते हुए उसने एक स्क्रॉल दिया जो उसके हाथ में दिखाई दिया। डेविस ने स्क्रॉल को पकड़ा और उसे देखा, ये सत्यापित करते हुए कि यह वास्तव में उनका विवाह समझौता था। उसने एवलिन की ओर देखा। एवलिन ने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराए। वह समझ सकती थी कि वह आगे क्या करने जा रहा है और उसने ऐसा होने दिया क्योंकि उसे उस पर पूरा भरोसा था। तड़तड़ाहट। स्क्रॉल पर बिजली की कई चिंगारियां फैल गईं, जिससे वह जलकर राख हो गया। तुम क्या कर रहे हो? क्लेयर ने अपनी आंखें चौड़ी की और अविश्वास में चिल्लाए और लगभग स्थिति को गलत समझा। मैंने वही किया जो मुझे करना था, डेविस ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। क्लेयर के चेहरे पर उलझन भरा भाव था, जिससे उसे रॉयल कैसल में आने से पहले की घटनाओं के बारे में बताने के लिए प्रेरित किया। वे जोंक, क्या वे मर नहीं सकते और इस दुनिया से अपना अस्तित्व नहीं मिटा सकते? क्लेयर ने अपनी बहू की पीड़ा सुनने के बाद नाराजगी में ठंडे स्वर में बड़बड़ाया। उसकी आंखों से हत्या करने की भावना निकल रही थी जो उसके क्रोध को दर्शाती थी। डेविस ने अपनी बाहें उठाईं, लेकिन वह जानता था कि उसका भाव क्यों बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि यह उसे अपने एल्स्ट्रेम परिवार के बुजुर्गों की कुछ बदसूरत यादों की याद दिला रहा हो। कुछ पल खामोशी में बीते, फिर क्लेयर ने अपना मुंह खोला। ये तो कहा ही जा सकता है, अगर आप नए राजकुमार को कुछ शिष्टाचार सिखा दें। ओह, मेरी गलती, अपने बड़ों का सम्मान करने वाला पहला राजकुमार। क्लेयर ने हल्की हंसी उड़ाई। उसका मतलब साफ था, उसने साफ साफ कहा कि उसे पीटें और रॉयल कैसल में उसकी जगह दिखाएं। माँ, क्या आपको यकीन है कि आप उसके खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं रखती हैं? इसके अलावा आपका मतलब क्या है बड़े? मैं उससे छोटी हूँ, डेविस ने थोड़ा हंसते हुए कहा, जिससे बगल में बैठी एवलिन चुपके से हंस पड़ी। मैं यहाँ रॉयल कैसल में आपकी ताकत स्थापित करने की कोशिश कर रही हूँ और आप मुझे चिढ़ा रहे हैं? क्लेयर ने अपने चेहरे पर एक पीड़ा भरे भाव के साथ पूछा। नाराजगी में अपनी जीभ चटकाते हुए उसने आगे कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा अगर वह तुम्हारे ऊपर हाथ रखे? उसके शब्द पूरे होने से पहले डेविस ने झुककर अपने हाथ जोड़े। मैं महारानी की इच्छा के अनुसार उसे तुरंत सबक सिखाऊंगा। अच्छा, क्लेयर ने अपने चेहरे पर एक घमंडी भाव के साथ मुस्कुराया, जिससे वह एक महान व्यक्ति की तरह चमक उठी। डेविस ने अपनी बाहें उठाईं और मन ही मन रोया, कितना डरावना। उसकी जैसी माँ हमेशा अपना काम पूरा करना जानती हैं। क्या वह अभी भी मेरी माँ है? मेरी माँ कहाँ है? मुझे मेरी दयालु माँ वापस दो। लेकिन जब उसने उसके शब्दों और अपनी पिछली गलती के बारे में सोचा तो उसकी आंखें ठंडी हो गईं। लेकिन उसकी बात सही है, दूसरों को चेतावनी देना बेहतर है इससे पहले कि वे कुछ बेवकूफ़ी भरी हरकतें करें जिससे मैं नरसंहार करने के लिए गंभीर रूप से पागल हो जाऊं। शुरू में तो उसने सोचा कि वह अपने इस बड़े भाई की उपेक्षा कर सकता है और निश्चिंत हो सकता है, लेकिन जब उसने संभावित परिणामों के बारे में सोचा तो उसका विचार तुरंत बदल गया। सभी संभावित खतरों को दूर कर दो। मोड। फिर उसने अपनी माँ को अलविदा कहा, एवलिन को अपने अध्ययन कक्ष में छोड़ दिया और क्लारा के कमरे की ओर चल दिया। उसने उसे दरवाज़ा खोलने के लिए खटखटाया। उसी समय एक प्यारी लेकिन ठंडी आवाज़ गूंजी, कौन? तुम्हारा भाई, उसने वापस चिल्लाया। कमरे के खुलने से पहले तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी। एक असाधारण प्यारा चेहरा दिखा जो सामने खड़ी आकृति को देखकर एक चमकदार मुस्कान में बदल गया। डेविस ने उसके सिर पर थपथपाया, प्यारी बहन, अगर तुम इतनी मेहनत करोगी तो अंततः तुम गिर जाओगी। वह जानता था कि उसकी यह शरारती छोटी 7 वर्षीय बहन एक मुट्ठी भर है। या तो केवल खेती कर रही है या अपने खाली समय में अपना ज्ञान बढ़ा रही है। हे, क्लारा ने मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुराते हुए उसके थपथपाने वाले हाथों को गले लगाया। उसने जवाब दिया, मुझे भाई को पकड़ना होगा। तुमने अभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया है। तुम मुझे पकड़ने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन खुद को मजबूर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? डेविस ने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया। मुझे पता है, मैं फिर से वही गलती नहीं करूंगी। उसने अपना सिर रगड़ा जैसे कि उसे सिर में दर्द हो रहा हो, लेकिन उसे पता था कि यह सिर्फ एक प्यारा सा काम था। फिर वह उस पर गर्मजोशी से मुस्कुराया क्योंकि उसे पता था कि वह उसके लिए आराध्य अभिनय कर रही थी। जहां तक उसे पता था, इतने समय तक अकेले साधना करने के बाद उसका व्यक्तित्व थोड़ा शांत और ठंडा हो गया था। क्या ये पारलौकिक सत्य नेत्रों के स्वामी का स्वाभाविक चरित्र था? उसे नहीं पता था, लेकिन उसे लगा कि ऐसा ही होना चाहिए। आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, ये तुम्हारे बड़े भाई अर्नेस्ट के बारे में है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्लारा की अभिव्यक्ति जटिल हो गई। बड़े भाई अर्नेस्ट? मैं उनसे पहले ही मिल चुकी हूँ। तुम उनसे पहले ही मिल चुकी हो? उसके चेहरे पर एक विस्मयकारी भाव दिखाई दिया। क्लारा ने अपना सिर हिलाया। हाँ, पिताजी के अनुरोध पर। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बिग ब्रदर अर्नेस्ट उनका बेटा है या नहीं।
जिस तरह से आप उन्हें संबोधित कर रहे हैं उससे लगता है कि वे वाकई हमारे बड़े भाई हैं। उद्धरण चिन्ह। डेविस को कुछ अस्पष्ट संदेह था, लेकिन अब ये दूर हो गया। क्लारा ने आगे कहा, केवल इतना ही नहीं, बल्कि पिता ने मुझसे पूछा कि क्या बिग ब्रदर अर्नेस्ट के पास हमारे लिए कोई योजना है। वाह, आश्चर्यजनक रूप से वे सतर्क हैं। अच्छा। डेविस के चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। फिर उन्होंने पूछा, परिणाम क्या हुआ? पिता ने पूछताछ की और मैंने पुष्टि की कि वे कोई गंभीर योजना नहीं बना रहे हैं। उनके पास केवल एक ही योजना थी और वह थी हमारे रॉयल कैसल में खुलेआम घुसकर अपनी मां को बचाना। कितना सौभाग्य है, अगर वे कोई मूर्खतापूर्ण काम करने की योजना बनाकर आए होते तो मैं उनके बारे में सुन पाता, उससे पहले ही वे मर जाते। उन्होंने आह भरते हुए अपनी आंखें घुमाईं। उनके निराधार संदेह बेकार हो गए। उन्हें वास्तव में खुशी हुई कि उन्होंने क्लारा से मिलने जाने से पहले उनसे सलाह ली। अच्छी लड़की, तुम्हारा भाई कल उस क्षेत्र में जाने वाला है। तुम्हें एक देखभाल करने वाली बहन बनना चाहिए, अपनी छोटी बहन डायना और छोटे भाई एडवर्ड के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हाँ, एक उज्ज्वल उत्तर आया, जिससे वह फिर से मुस्कुराने लगा। उसने उसके प्यारे चेहरे को देखा और सोचा कि अगली बार जब वह उसे देखेगा तो वह एक अच्छी महिला बन चुकी होगी। साथ ही अपनी भाभी का भी ख्याल रखना। क्लारा ने अपनी आंखें चौड़ी की और नाराजगी में बड़बड़ाया, लेकिन फिर भी सिर हिला दिया। हा, ठीक है, तो भाई ने तुम्हें परेशान किया है, अपना ख्याल रखना। पूरे दिल से हंसते हुए उसने जाने से पहले उसके गाल पर एक चुंबन दिया। क्लारा ने उसके जाते समय उसकी पीठ देखी, जबकि उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा धीरे धीरे ठंडा होने से पहले उसने कहा, एक दिन मैं भाई के पीछे उस क्षेत्र में जाऊंगी। उसकी आंखों से एक हल्का सा दबाव निकल रहा था जो किसी को भी ठंडे पसीने में डूबने पर मजबूर कर सकता था।